नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, साइंस का क्षेत्र जो है वो काफी बड़ा है और जिसमें आपका क्वेश्चन डिस्कशन ही आपके एग्जाम को क्रैक करने का एक सबसे शॉर्टकट जो है वो रास्ता है। और उसी रास्ते के तहत मैं आपको बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफल कराने का जो है संकल्प लिए हैं और इस संकल्प के तहत हर दिन आपके लिए बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर बेहतर डिस्कशन लेकर आते हैं। तो आज भी हम आ चुके हैं। आप सभी लोग इन सारे प्रश्न का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्तजन, जितने भी छात्र एवं छात्राएं जो अपनी रिजल्ट क्रैक करना चाहते हैं, अपने रिजल्ट लेना चाहते हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दिया कीजिए। और नहीं पता है और जब आप सीखते हैं, जब आप जानते हैं तो जरूर कमेंट किया कीजिए ताकि आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो सके। तो चलिए आते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल आपसे क्या कहता है। मेरे तो सबसे पहला सवाल आपका है कि वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। देखिए, ये जो आपका वैज्ञानिक नामकरण है, इस वैज्ञानिक नामकरण को दूसरे रूपों में देखा जाए तो इसको द्विनाम पद्धति कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य का द्विनाम पद्धति होमोसेपियंस है, या आम का मैंगीफेरा इंडिका है, या फिर मटर का पिजम सैटिवम है, इस तरीके से, या मेढक का राना टिग्रीना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कुछ जीव जंतु का, कुछ प्लांट्स का, कुछ फ्रूट्स का जो है वो अलग अलग तरीके से नामकरण किया गया है, जिसको द्विनाम पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इसको कहा जाता है द्विनाम पद्धति कहा जाता है। तो अब यहां जो सवाल आपसे था कि वैज्ञानिक नामकरण के बारे में, तो वैज्ञानिक नामकरण बोला जाए या द्विनाम पद्धति बोला जाए, इसके बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में सबसे पहले कैरोलस लिनियस साहब ने बताया था। ने बताया था तो इसके बारे में सबसे पहले कैरोलस लिनियस साहब ने बताया था। इसलिए कैरोलस लिनियस साहब को जो है द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है, द्विनाम पद्धति का पिता माना जाता है। तो सवाल ये आपसे ये कहा था कि वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये क्लियर हो गया, ये नामकरण प्रस्तुतिकरण जो है ये आपको लिनियस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है ये वैज्ञानिक नामकरण कह सकते हैं या द्विनाम पद्धति कह सकते हैं, ये दिया गया था। अतः एग्जाम में कभी कभी आप देखेंगे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि द्विनाम पद्धति का जनक जो है यानी फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। अब कुछ नामकरण जो मैंने अभी आपको बताया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है या मनुष्य का द्विनाम पद्धति में नाम क्या है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? मनुष्य का जो नाम है वह है आपका होमोसैपियंस। क्या है भाई? होमोसैपियंस है। अब ये होमोसैपियंस जो है ये आपका वैज्ञानिक नाम है, या कह सकते द्विनाम पद्धति में माना लिया जाता है। और ये किसका है भाई? तो आपका मनुष्य का है। जैसे मेढक का बोले राना टिग्रीना, या फिर ये आम का बोले मैंगीफेरा इंडिका। तो ये सब क्या है? ये सब वैज्ञानिक नाम है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका यहां से क्लियर हो गया। अब सवाल यहां से ये आता है कि सर यहां जो होमोसेपियंस लिखा हुआ है इसमें दो चीजें हैं। तो याद रखिएगा कि द्विनाम पद्धति जो है ये आपका द्विनाम पद्धति, तो इस द्विनाम पद्धति में मेरे दोस्त आप दो चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? एक ये वंश के आधार पर और दूसरा आपको जाति के आधार पर शुरू किया गया है। किस आधार पे बाबू रे? तो एक आपका वंश के आधार पर और दूसरा जाति के आधार पर। तो वंश और जाति के आधार पर जो नामकरण की शुरुआत किया गया है इनिशियली फेज से प्राचीन काल में वैज्ञानिक पद्धति के तहत, वो कैरोलस लिनियस साहब नहीं बताए थे। अतः वंश और जाति के आधार पे जो है द्विनाम पद्धति की शुरुआत की गई थी। और इस दौरान जो है जैसे मनुष्य में हम बताए होमोसेपियंस के बारे में, तो इसमें दो वर्ड है, एक होमो और एक सेपियंस। तो इसमें याद रखिएगा होमो जो है ये आपका वंश है और सेपियंस जो है ये आपका जाति है। तो इस वंश और जाति के आधार पर जिन नामकरण की शुरुआत किया गया था
इसी को हम लोग द्विनाम पद्धति या वैज्ञानिक नामकरण के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये पूरी कॉन्सेप्ट जो अभी आपने देखा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ये कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इस बेहतर सा सेशन से जुड़ सके। और जो भी अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए महामैराथन जो है, उसके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन जो है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, न्यूमेरिकल आपका टॉपिक वाइज जो है, ये प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ऑलरेडी वहां मिलेगा। उन सारे क्लास को भी रिवीजन करके आप अपनी तैयारी को खास बना सकते हैं। आम से खास बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगा और यकीन कीजिए जिस जिस पर यह दुनिया हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप इस दुनिया में इतिहास रचने वाले हैं, अतः आप पे हंसने वाले लोग हंसते रह जाएंगे और आप अपनी मेहनत के बल पर सफलता को छीन लीजिएगा। तो इसीलिए चलते हैं हम लोग, एकदम मेहनत करेंगे, हम लोग लगातार लगे रहेंगे आपकी रिजल्ट के लिए। बस आपको भी अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगला कहता है कि प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का गमन होता है, यानी किस प्रक्रिया के दौरान, यहां पर कौन ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान उष्मीय ऊर्जा का गमन होता है, अर्थात उष्मीय ऊर्जा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ऐसा कौन प्रोसेस है। तो यहां पर है आपका परिसंचरण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। तो ये आपका उष्मीय ऊर्जा के गमन की बात करेगा तो आपका श्वसन जो है, यानी जिसको आप रिस्पायरेशन कहते हैं, तो आपका जो रिस्पायरेशन है, इस रिस्पायरेशन की सहायता से, श्वसन की सहायता से आप जो भोजन करते हैं वह भोजन आपकी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह आपकी बॉडी में क्रिएट होता है और आप विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को आसानी से कर पाते हैं। तो आपकी बॉडी की ऊर्जा के लिए यह रिस्पायरेशन का एक अहम योगदान है, क्योंकि जब आप श्वसन करते हैं तब जाकर क्या होता है, आपके बॉडी में ये ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं करके क्या करती है, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तब जाकर क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, तब जाकर आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तब जाकर आपकी बॉडी को ऊष्मा मिलती है और आप किसी भी कार्य का संपादन आसानी से कर पाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे उपयुक्त कौन सा हो गया, तो आपका रिस्पायरेशन हो गया, श्वसन हो गया। यदि सवाल ये पूछती है कि बताइए कि मनुष्य के लिए सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, जैसे आप नाक से सांस लेते हैं ये ठीक है, नहीं तो उसमें आपका नाक हो गया, श्वास नली हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब इंक्लूड है। लेकिन पूछा जाए एग्जाम में सवाल कि मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा इन श्वसन अंग में जो है आपका नाम आ जाता है किसका, तो नाम आ जाता है फेफड़ा का। क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग में कौन आता है, यानी आपका जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में किसका नाम आता है, तो फेफड़ा का नाम आता है। उसी तरीके से सर्कुलेशन की बात करेगा, परिसंचरण की बात करेगा कि परिसंचरण तंत्र में सबसे प्रमुख कौन होता है मानव के लिए, तो आपका आंसर यहां पर हृदय हो जाएगा। यानी सर्कुलेशन के लिए, परिसंचरण के लिए जो जिम्मेवार है वो आपका हार्ट है, अर्थात हृदय है। यानी आपकी हृदय जो है सर्कुलेशन के लिए, परिसंचरण के लिए जो है वो आपको जिम्मेवार होता है। यदि डाइजेशन की बात किया जाए, पाचन की बात किया जाए, तो इसमें कई एक ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका माउथ कैविटी भी है, आपका स्टोमक है, आपका लीवर है, आपका पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आपका इस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में है टोटल कितने आते हैं, तो इसमें टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। फिर से सुनिएगा, माउथ कैविटी, कौन कौन बाबू, फिर से सुनिएगा, माउथ कैविटी, फिर आपका स्टोमक, फिर आपका लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यानी ये 6 नाम जो अभी आपने सुना, ये 6 का 6 क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गया। उसमें ऊर्जा की गमन की बात करेगा तो आपका श्वसन हो गया। मनुष्य के लिए मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो आपका फेफड़ा है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में कितने ऑर्गन्स का नाम आता है, तो 6 ऑर्गन्स का नाम आता है। सर्कुलेशन में किसका सबसे मेन नाम आता है, तो आपका हृदय का नाम आता है। और यदि उत्सर्जन की बात करेगा कि आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी आपका जो उत्सर्जन तंत्र है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, यदि इसकी चर्चा करेगा तब आपका किडनी का नाम आ जाएगा। यानी आपके उत्सर्जन में जो सबसे मेन भूमिका निभाती है वो किडनी है। और इसके कार्य की बात करेंगे तो किडनी का काम है रक्त को छानना और आपकी बॉडी से में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको मूत्र के रूप में यूटेरस के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना और फिर वो यूरेथ्रा के माध्यम से, मूत्रमार्ग के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। अर्थात मूत्र का मतलब ये गमन करने के लिए या रक्त के
फिल्ट्रेशन के लिए, रक्त को छानने के लिए जो ऑर्गन्स जिम्मेवार है वो आपका किडनी है। अतः मुख्य उत्सर्जन तंत्र में किसका नाम आता है? तो किडनी का नाम आता है। यदि आपको मुख्य प्रजनन तंत्र की बात करेंगे तो उसमें आपका टेस्टिस का नाम आता है। यदि हम परिवहन की बात करेंगे तो हृदय का नाम आता है। डाइजेशन की बात करेंगे, इसमें 6 का 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इस टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्लियर हो गया बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल कहता है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं, ध्यान देना, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है वो नहीं पूछा, ये पूछा कि आपके ब्लड में सबसे बड़ी कणिका कौन है, यानी कौन ऐसा पार्टिकल्स है, कौन ऐसा मॉलिक्यूल्स है, या कौन ऐसा सेल है जिसकी स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इसके बारे में पूछा था। तो याद रखिएगा कि आपका जो ब्लड होता है, यानी मनुष्य का जो, मानव का जो ब्लड है अर्थात रक्त है, इसमें आपको 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की? तो आपका ब्लड जो होता है उस ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। और कौन कौन सा है तो उस पर गौर कीजिएगा। एक को कहा जाता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दूसरे को कहा जाता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और तीसरे को कहा जाता है प्लेटलेट्स। क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार की चीजें जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यानी आपका ब्लड जो है, यानी आपका रक्त जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें आपका आरबीसी भी आता है, इसमें आपका डब्ल्यूबीसी भी आता है, और इसमें आपका प्लेटलेट्स भी आता है। यदि मैं आरबीसी की बात करूं तो इसकी कणिका जो है तो ये स्पोर्स जैसा हो, छोटा छोटा होता है, डब्ल्यूबीसी से थोड़ा बड़ा होता है, और प्लेटलेट्स का छोटा होता है। तो आकार के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो आपका डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल अर्थात श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है, आकार के दृष्टिकोण से डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है। अब ऑप्शन में लसिका कोशिका था, बिल्कुल नहीं होगा। भार रंगों के रंगीन कोशिका नहीं होगा, लाल कोशिकाएं नहीं होगा, श्वेत कोशिका हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा यदि स्ट्रक्चर में पूछेगा, आकार के दृष्टिकोण से पूछेगा, तो आपका डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, अर्थात श्वेत रक्त कोशिका हो जाएगा। यानी व्हाइट ब्लड सेल जो है आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा होता है। तो क्लियर हो गया। यदि मात्रा में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, यदि मात्रा में पूछा जाएगा कि रक्त के मात्रा के आधार पर पूछेगा कि किसकी संख्या, या संख्या के आधार पर पूछेगा किसकी मात्रा ज्यादा होता है या किसकी संख्या ज्यादा होता है, तब याद रखिएगा, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा? आरबीसी। यानी आरबीसी की संख्या जो है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यूब होता है। अर्थात मात्रा की बात करेगा, संख्या की बात करेगा तो आरबीसी होगा, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करेगा, यानी उसके आकार की बात करेगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, अर्थात श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? तो यहां से आपका क्लियर हो गया कि यदि वो मात्रा की बात करेगा, यदि वो संख्या की बात करेगा तो आरबीसी होगा, यदि वो स्ट्रक्चर की बात करेगा तब आपका डब्ल्यूबीसी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी। और उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट जो है ब्लड से रिलेटेड आपका क्लियर हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ब्लड है क्या पता है? वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। यानी तरल संयोजी उत्तक कहने का मतलब हो गया ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इन रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें आपके ब्लड का नाम आता है। और इसकी मात्रा आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 6 से 7 लीटर जो है ब्लड की मात्रा एवरेज जो है, औसतन जो है हम लोगों के शरीर में होनी चाहिए। क्लियर बाबू? अगला सवाल है कि एमएमआर का टीका किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो ये वायरोजॉल बीमारी जो है ये थोड़ा सा खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए एमएमआर का टीका दिया जाता है। और ये यदि बीमारी होने से पहले व्यक्ति ले लेता है तो आजीवन उसके बॉडी में जो है इस तरह की बीमारियां हावी नहीं होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि टीका की मैं आपसे बात करूं, वैक्सीन की बात करूं, तो वैक्सीन जो है ये एक प्रकार का एंटीजन है, एक प्रकार का प्रोटीन है, जो हमेशा ध्यान रखना है कि बीमारी होने से पहले ही बॉडी में दी जाती है। देखिए वैक्सीन और एंटीबायोटिक ड्रग्स दोनों में अंतर है। ड्रग्स है या मेडिसिन जो है वो बीमारी होने के बाद लोग लेते हैं, लेकिन यदि मैं आपसे वैक्सीन की बात करता हूं तो वैक्सीन किसी भी चीज का हो वो आपको बीमारी होने से पहले ही आपके बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, और उस बीमारी से वो आपकी बॉडी को क्या करता है? आजीवन सुरक्षा पहुंचाने का काम करता है। तो चलिए क्लियर हो गया वैक्सीन के बारे में। और सबसे पहले पूछा जाए, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि बताइए सबसे पहले किसकी वैक्सीन तैयार की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले
चेचक रोग के विरोध में वैक्सीन का खोज हुआ था और किसने किया था? तो याद रखिएगा, आपको एडवर्ड जेनर साहब जो है उनको टीकाकरण का जनक माना जाता है, अर्थात एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर साहब जो हैं सबसे पहले चेचक रोग के विरोध में टीका बनाया था। इसलिए टीकाकरण के जनक की बात किया जाए कि बताइए टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है, तो एडवर्ड जेनर साहब को टीकाकरण का जनक यानी फादर ऑफ वैक्सीनेशन पूछा जाए तो आपका आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन बाबू? पक्का ना? एकदम ही सारा पॉइंट्स नोट करते थे, कभी भी मेरे डिस्कशन में बैठिए तो एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए, ध्यान से सुनिए और जो आप चीजें सीखते हैं आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ना जाने कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन मेरा लड़ जाएगा और वो आपकी तकदीर और तस्वीर को बदल देगी। तो इस बात को भली भांति जो है अपने दिमाग में आप लोग रखे रहिएगा। तो आपका आंसर हो गया एडवर्ड जेनर, यानी एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का अर्थात वैक्सीनेशन का फादर माना जाता है। क्लियर भाई? चलिए अगला है कि डैश छूटा हुआ डैश का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। ध्यान देना, पीएच पता नहीं कर पाएगा। देखिए कोई भी लिक्विड स्टेट में जो होगा वो लिटमस पेपर के प्रयोग से और उसका जो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन है अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन सेम होता है, जो कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या आपका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये दो चीजें इसमें सम्मिलित होगा, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होगा और पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ये पीएच स्केल का फुल फॉर्म हो गया। तो इससे पता किसका नहीं चलेगा? तो जो आपको सॉलिड स्टेट में होगा। अब यहां स्याही की बात करता है, पीएच मान पता चलता है, पानी का भी, जूस का भी, तो आंसर हो जाएगा ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 की बात करता है। जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो इससे इसका पीएच वैल्यू जो है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है, ये पता किया नहीं जा सकता है। तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर यदि बात करता है, और कई बार आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको बताया, कई बार आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। यदि ऑप्शन में ये दोनों लिखा हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा हो और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा हो, तो याद रखना मेरे दोस्त, आंसर आप पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन ही मारना, क्योंकि पोटेंस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब शक्ति होता है और पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति, अर्थात आंसर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब यदि अदरवाइज इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो शक्ति को फिजिक्स में पावर भी कहा जाता है, तो यहां लिखा हुआ है पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन याद रखना कि यदि दोनों हो आंसर तो आंसर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन ही होगा। यदि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आंसर में नहीं हो तब आप आंसर पावर ऑफ हाइड्रोजन मार सकते हैं, क्योंकि पोटेंस या पावर जो है ये एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं, एक दूसरे के इक्वली वर्ड है। पावर का मतलब ही शक्ति होता है और पोटेंस का मतलब ही शक्ति होता है। क्लियर? तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए याद हो गया? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पीएच का फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म आप सभी लोग जो भी सेशन को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर बाबू? चलिए अगला है कि धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। कहता कौन ऐसा धातु है जो हमारी हथेली पर पिघल जाएगी? तो सबसे जो मतलब कह सकते कम गलनांक वाला होता है वो आपका गैलियम होता है। गैलियम आसानी से गल जाती है अर्थात पिघल जाती है। पिघलना का मतलब क्या हो गया भाई? पिघलना का मतलब हो गया गलना। तो आपका गैलियम जो है ये आसानी से क्या हो जाती है? तो आपका गैलियम जो है ये आसानी से गल जाती है। ध्यान देना बाबू, ये गैलियम जो है ये आसानी से क्या हो जाती है? गैलियम जो है ये आसानी से गल जाती है। तो याद रखना कि कौन धातु हमारी हथेली पर आसानी से गल जाती है, तो इसमें गैलियम का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा भाई? तो इसमें गैलियम का नाम आ जाएगा, ये आसानी से गल जाती है। लेकिन पारा याद रखिएगा वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन वो हाथ पर रखने पर गल नहीं जाती है, वो ज्यादा स्मूथ होती है, तो हाथ से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पारा को हाथ से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो गल जल्दी नहीं जाती है। तो गलती कौन है भाई? तो गैलियम। यदि पोटेशियम की बात करेंगे तो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो याद रखिएगा उसमें आपका पोटेशियम और इसमें सोडियम का नाम आता है। यानी सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा चाकू से काटे जाने वाले, चाकू से
काटे जाने वाले की बात करेंगे कि चाकू से काटे जाने वाले मेटल में, धातु में कौन आता है, तो उसमें आपका पोटेशियम और सोडियम का नाम आता है। यदि हल्के धातु की बात करेंगे तो इसमें एल्युमिनियम का भी नाम आता है। यदि हम बोलेंगे कि जो जलने वाला धातु कौन सा है, तो उसमें आपका मैग्नीशियम आता है। क्लियर, जिसका यूज रिबन के रूप में, फीता के रूप में किया जाता है। अगला, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण, यानी सूर्य से निकलती है और त्वचा के लिए काफी हानिकारक है, वो आपका है परावैंगनिक किरण। कौन सा है भाई? वो आपका है परावैंगनिक किरण, जो सूर्य से निकलती है और हम लोगों की त्वचा को काफी हानि पहुंचाती है। इस परावैंगनिक किरण से, यानी अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट विकिरण। परावैंगनिक को इंग्लिश हिंदी में क्या कहा जाता है? अल्ट्रावायलेट विकिरण कहा जाता है। इस परावैंगनिक किरण से जो है क्या होती है, हम लोगों की त्वचा को काफी ज्यादा सहूलियत मिलती है, हम लोगों की त्वचा को काफी उससे जो है सहायता प्रदान होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आपका परावैंगनिक किरण से पृथ्वी को सुरक्षा कौन पहुंचाती है, तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि परावैंगनिक किरण से पृथ्वी को सुरक्षा कौन पहुंचाती है, तो आपका ओजोन मंडल जो है, ये ओजोन मंडल जो है, या कह सकते हैं ओजोन परत जो है, ये पृथ्वी को क्या करती है? इस विकिरण से अर्थात अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी पृथ्वी को सुरक्षा पहुंचाती है। अतः ओजोन मंडल को या ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के सुरक्षा कवच के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप आंसर क्या दोगे? पृथ्वी के सुरक्षा कवच के नाम से जो है वो आपका ओजोन मंडल अर्थात ओजोन परत की ही जाना जाता है। क्लियर भाई? चलिए, अगला सवाल कहता है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। F1 का मतलब होता है पहली पीढ़ी। F1 का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? F1 का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त पहली पीढ़ी। तो कहता है कि पहली पीढ़ी में ज्यादा प्रभाव में कौन रखता है, तो याद रखिएगा, जैसे सपोज कीजिए आपका ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो आपका ये कैपिटल टी का मतलब होता है सबसे लंबा। कैपिटल टी का मतलब क्या होता है भाई? सबसे लंबा। और स्मॉल टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबसे नाटा। सबसे नाटा। क्लियर हो गया? कैपिटल टी दोनों है, इसका मतलब हो गया सबसे लंबा, और स्मॉल टी दोनों है, इसका मतलब हो गया सबसे नाटा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच जब आप क्रॉस कराइएगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, ये भी करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। तो F1 पीढ़ी की यदि बात किया जाए तो पहली पीढ़ी में आपने देखा ये जो प्लांट्स हुआ ये आपका संकर लंबा हो गया। क्या हो गया भाई? संकर लंबा हो गया। इसका मतलब है ये लंबापन जो है नाटापन पर अपने प्रभाव को छोड़ा, यानी प्रबल गुण जो है ये लंबापन का हुआ, अर्थात पहला पीढ़ी का जो पौधा हुआ, पहला पीढ़ी का जो प्लांट्स है ये आपको लंबा है, अर्थात ये प्रभाव कौन सा है? प्रबल। प्रबल का मतलब होता है काफी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहा, ये प्रबल प्रभाव रहा किसका? तो आपको लंबापन का, अर्थात लंबापन जो है वो नाटापन पे अपने प्रभाव को छोड़ता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन भाई? चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस भिन्नता के कारण संपीड़न और ये अविरलीकरण उत्पन्न होता है। यदि संपीड़न की बात करते हैं तो संपीड़न का मतलब क्या होता है? संपीड़न का मतलब होता है ये सिकुड़ना, और विरलन का मतलब होता है फैलना। तो हवा के दबाव, चुंबकीयंत्रण, किरण का अपवर्तन और तापमान में अंतर। यदि भिन्नता के कारण संपीड़न का पूछेगा तो आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर? आप सभी लोग इसका कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास कीजिए सभी लोग। और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं आप लोग ये कमेंट जरूर कीजिए। आप सभी लोग क्या करते हैं? सिर्फ आंसर देखते हैं और कभी भी कमेंट नहीं करते, जबकि मैं बार बार आपको बताता हूं कि आपको इसका कमेंट करनी चाहिए। आप सभी लोग को कमेंट करना चाहिए। आपको जो भी लगता है ABCD कुछ भी लगे आप लोग कमेंट करना चाहिए। एक भी कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, यही थोड़ा सा गलती जो है वो आप लोगों में है। यदि हवा के दबाव की बात करते हैं जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये चुंबकीय अंतरण की बात करते हैं, क्योंकि संपीड़न की बात करता है तो संपीड़न का मतलब होता है सटा सटा, यानी जितना डेंस मतलब ज्यादा होगा उतना ज्यादा संपीड़न समझेंगे। तो ये आपको भिन्नता कारण अविरल का पूछ रहा था, तो ये जो हवा का दबाव है इस हवा के दबाव के कारण जो है बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, अर्थात संपीड़ित हो जाता है। क्लियर? चलिए, अगला है कि आपका भिन्न भिन्न कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करेगा। तो जो अनावृत बीजी होगा यही क्या करेगा? अनावृत बीजी का मतलब क्या होता है? जिसका बीज ढका हुआ नहीं रहता है, बीज ढका नहीं रहता है, नहीं रहता
है, तो जिसका बीज ढका हुआ नहीं रहता है उसको अनावृत बीजी बोलते हैं। अनावृत का मतलब होता है बिना आवरण का, तो जो बिना आवरण का होता है उसी को अनावृत बीजी कहा जाता है। जिसमें आवरण होता है उसे आवृत बीजी कहा जाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा जो है ये सब आपको क्या है, ये सब आपको जो अपुष्पीय पौधा है, इस अपुष्पीय पौधा को 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब जो थैलस के रूप में होता है, ब्रायोफाइटा का मतलब होता है जो जल स्थल दोनों पर आता है। जैसे मॉस की बात होती है तो आपका मॉस क्या है, ब्रायोफाइटा का है, यानी उभयचर प्लांट्स के अंतर्गत आता है। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि उभयचर उभयचर प्लांट यानी उभयचर पौधे की श्रेणी में कौन आता है, तो याद रखिएगा उभयचर पौधे की श्रेणी में जो है वो आपको ब्रायोफाइटा आता है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी सेशन से जुड़ सके। धन्यवाद।